दोस्तों, अब तक आपने जाना अन्नी दीवानी और उसके पति को, साथ ही अन्नी के साथ हुई वारदात को। अब शुरू करते हैं उस सिरे से जहां हमने पहला भाग छोड़ा था। अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लें। अब पुलिस ये समझने की कोशिश करने लगती है कि आखिर मोंडे बोलंबो की भूमिका इस हत्याकांड में क्या है। इससे पूछताछ का सिलसिला शुरू होता है कि आखिर तुमने शिबामा डोडा कुआबे को किससे मिलवाया था। तो बोलंबो जिसका नाम लेता है उसके बारे में जानकर पुलिस को झटका सा लगता है। दरअसल बोलंबो बताता है कि कुछ दिनों पहले मैं होटल में रिसेप्शन पर बैठकर काम कर रहा था कि वहां पर टैक्सी ड्राइवर जोला टैंगो आता है। इससे मेरी थोड़ी बहुत पुरानी जान पहचान थी, लेकिन वो मेरा दोस्त नहीं था। थोड़ी देर बातचीत होने के बाद जोला टैंगो ने मुझसे कहा था कि मुझे अर्जेंटली एक ऐसे व्यक्ति की जरूरत है जो एक महिला की हत्या कर सके, लेकिन ये हत्या प्लान्ड मर्डर नहीं बल्कि अचानक से हुई घटना लगनी चाहिए। इसी के बाद मैंने जोला टैंगो और शिबामा कुआबे की मुलाकात करवाई थी। इसके बाद इन लोगों ने क्या किया और इनमें क्या बात हुई मुझे कुछ भी नहीं पता। अब पुलिस 12 तारीख से ही अन्नी और श्रियन के साथ रहने वाले जोला टैंगो की तलाश में लग जाती है। 2 दिन बीत जाते हैं लेकिन जोला टैंगो का कहीं पता नहीं चलता है। लेकिन 20 नवंबर 2010 को 16 अक्टूबर को एक वकील के साथ पास के एक पुलिस स्टेशन जाता है और वहां सरेंडर कर देता है। अब पुलिस जोला टैंगो से पूछताछ शुरू कर देती है। शुरुआती पूछताछ में जोला टैंगो इस पूरे मामले में खुद को निर्दोष बताते हुए इस अपहरण को एक विक्टिम के तौर पर खुद को पेश करता है। लेकिन जब पुलिस अब तक गिरफ्तार किए गए तीनों संदिग्धों के बारे में इसे बताती है तो ये टूट जाता है और पूरी कहानी बताता है, जिसे सुनकर हर किसी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है कि जब मैं 12 नवंबर 2010 को एयरपोर्ट से अन्नी दीवानी और श्रियन दीवानी को 5:13 पर केप ग्रेस होटल तक ड्रॉप करने गया, तो जब मैं उनको वहां छोड़कर वापस आने वाला था तभी श्रियन दीवानी मेरे पास आता है और कहता है कि मैं होटल के अंदर से बस 2 मिनट में आता हूँ, तुम यहाँ पर थोड़ी देर इंतजार करो, तुम्हारे लिए मेरे पास एक और काम है। थोड़ी देर बाद श्रेयन होटल के अंदर से आता है और टैक्सी ड्राइवर से थोड़ी देर इधर उधर की बातें करने के बाद उससे कहता है कि मुझे मेरी पत्नी अन्नी दीवानी की हत्या करवानी है, लेकिन ये हत्या इस तरीके से होनी चाहिए कि ये पूरी घटना प्लान के साथ की गई हत्या की बजाय अचानक से हुई घटना लगनी चाहिए और पूरे मामले में मेरा कहीं भी नाम नहीं आना चाहिए। इस काम के बदले में मैं तुम्हें 15,000 रेंट दूंगा। रेंट साउथ अफ्रीका की करेंसी है। रेंट की कीमत भारतीय रुपए में लगभग 75 से 80,000 रुपए होती है। श्रियन जोला टैंगो को यह भी बताता है कि दरअसल वो गे है और वो किसी जर्मन गे लड़के को पसंद करता है, लेकिन परिवार वालों के दबाव की वजह से उसने अन्नी से शादी कर ली है और अब वो अन्नी से पीछा छुड़ाना चाहता है। सभी बातें सुनने के बाद जोला टैंगो श्रियन दीवानी से कहता है कि मैं तो किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं जानता हूँ, लेकिन मेरा एक दोस्त है जो शायद हमारे लिए किसी ऐसे व्यक्ति का इंतजाम कर सकता है। इसी के बाद जोला टैंगो को शाम के 5:42 पर कोलोजियम होटल पहुंच जाता है। वो वहां रिसेप्शनिस्ट के तौर पर काम करने वाले मोंडे बोलंबो से मिलता है और प्लान बताता है। इसके बाद मोंडे बोलंबो कुआवे से फोन पर बात करता है और प्लान के बारे में बताता है। जब बात बन जाती है तो कुआवे फिर ओलिने मंगेनी को फोन करता है और इस प्लान को अंजाम तक पहुंचाने के लिए उसे भी अपने साथ मिला लेता है। ये सब कुछ 12 नवंबर को होता है और फिर 13 नवंबर 2010 की सुबह श्रियन दीवानी एक बार फिर से जोला टैंगो को फोन करता है और उसे कहता है इस प्लान के लिए मैं तुम्हें पेमेंट अफ्रीकन करेंसी में नहीं बल्कि डॉलर में करूंगा, लेकिन जोला टैंगो डॉलर में पेमेंट लेने से मना कर देता है। फिर श्रियन दीवानी जोला टैंगो को होटल बुलाता है और फिर उसके साथ पास के ही एक ज्वेलरी शॉप में जाता है जहां वो $2,000 को साउथ अफ्रीकन करेंसी में कन्वर्ट करवाता है। जब श्रियन दीवानी डॉलर एक्सचेंज कर वापस होटल आ रहा होता है, इसी बीच वो जोला टैंगो से पूरे प्लान पर फिर से डिस्कशन करता है और टैंगो बताता है कि उसने इस काम को अंजाम देने के लिए एक व्यक्ति से बात कर ली है। इसी के बाद टैक्सी ड्राइवर श्रियन को कहता है कि डिनर के बहाने तुम इस शहर से बाहर चलो ताकि इस प्लान को अंजाम तक पहुंचाया जा सके। इसी के बाद 13 नवंबर की रात श्रियन दीवानी अपनी पत्नी अन्नी दीवानी के साथ शहर से बाहर मौजूद सर्व साइड रेस्टोरेंट में डिनर के लिए जाता है और वापसी में प्लान के मुताबिक एक सुनसान जगह पर पहले से तैयार किए गए गुंडे लूटपाट का नाटक करते हैं और फिर प्लान के मुताबिक बड़ी बेरहमी से अन्नी दीवानी की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। जोला टैंगो ये भी बताता है कि अन्नी दीवानी की हत्या करने के बाद वो एक बार फिर से 16 नवंबर को 1:37 पर
होटल केप ग्रेस में श्रियन दीवानी से पेमेंट के लिए मिलने भी जाता है, क्योंकि श्रियन दीवानी ने कहा था कि अगर काम ठीक से निपट गया तो मैं तुम्हें 5,000 रेंट तुम्हें अलग से दूंगा। दावे के मुताबिक सीसीटीवी फुटेज में भी दिखता है कि श्रियन दीवानी एक लिफाफे के साथ टैक्सी ड्राइवर से मिल रहा है और कुछ देर बाद वो लिफाफा टैक्सी ड्राइवर के हाथ में होता है, जिसे लेकर टैक्सी ड्राइवर वहां से निकल जाता है। जोला टैंगो के इस दावे के बाद पुलिस हैरान रह जाती है और फिर इस दावे की सच्चाई जानने के लिए जोला टैंगो तथा श्रियन दीवानी की कॉल डिटेल्स निकलवाती है। साथ ही केप टाउन एयरपोर्ट, केप ग्रेस होटल और सर्फसाइड रेस्टोरेंट की सीसीटीवी फुटेज चेक की जाती है और सब कुछ जोला टैंगो के बयान से बिल्कुल मैच हो जाता है। पूछताछ में टैंगो ने बताया था कि श्रियन दीवानी ने अपने किसी जर्मन दोस्त का उससे जिक्र किया था और गे होने की वजह से वो अपनी पत्नी की हत्या करवाना चाह रहा था। ऐसे में पुलिस अब श्रियन दीवानी के उस गे दोस्त का भी पता लगाने में जुट जाती है। पुलिस को लियोपोल्ड लेजर ऑफ जर्मन मास्टर नाम के एक जर्मन का पता लगता है। ये उस समय दक्षिण अफ्रीका में ही था। पुलिस जब इससे संपर्क करती है तो ये भी श्रियन दीवानी और अपने बीच के रिश्तों के बारे में पुलिस को बता देता है। साथ ही ये भी बताता है कि इन दोनों ने कई बार शारीरिक संबंध भी बनाए हैं और जब भी श्रियन दीवानी दक्षिण अफ्रीका बिजनेस ट्रिप पर आता था तो वो दोनों मिलते थे। श्रियन दीवानी पर जब पुलिस ने और जांच की तो पता चला कि पत्नी अन्नी दीवानी की हत्या की अगली रात श्रियन ने एक गे डेटिंग वेबसाइट पर रात में काफी वक्त बिताया था और अगले दिन भी वो इस गे डेटिंग वेबसाइट पर काफी एक्टिव था। अब पुलिस को हत्या की असली वजह और उस हत्या के पीछे मौजूद व्यक्ति की जानकारी अच्छे से हो चुकी थी, लेकिन पुलिस के सामने समस्या ये थी कि अन्नी दीवानी की हत्या के 3 दिनों बाद ही श्रियन दीवानी ब्रिटेन वापस लौट चुका था और अब उसे साउथ अफ्रीका लाना आसान नहीं था। फिर भी पुलिस साउथ अफ्रीका में ही श्रियन दीवानी पर अपनी पत्नी अन्या की हत्या करवाने का केस दर्ज कर देती है और कोर्ट में श्रियन दीवानी को ब्रिटेन के साथ साउथ अफ्रीका लाने की अपील दायर करती है। दक्षिण अफ्रीका में केस दायर होने के बाद मामले की पूरी जानकारी ब्रिटेन के कोर्ट को भी दी जाती है और अन्नी दीवानी की हत्या के जुर्म में 7 दिसंबर 2010 को सुबह के 10:30 बजे श्रियन दीवानी को ब्रिटेन पुलिस उसके घर से गिरफ्तार कर लेती है। हालांकि कुछ समय बाद श्रियन दीवानी को जेल से रिहाई भी मिल जाती है। अन्नी दीवानी की हत्या को 6 महीने हो जाते हैं तो 6 महीने बाद हिंदू धर्म के रीति रिवाज के अनुसार अन्नी दीवानी की अस्थि को स्वीडन के उस तालाब में पूरे रीति रिवाज के साथ विसर्जित कर दिया जाता है। इधर दक्षिण अफ्रीका के कोर्ट में टैक्सी ड्राइवर जोला टैंगो, शिबामा डोडा कुआवे, ओलिले मंगेनी तथा मोंडे बोलम्बो पर अन्नी दीवानी की हत्या का केस चलाया जाता है। दक्षिण अफ्रीका पुलिस द्वारा जोला टैंगो तथा शिबामा डोडा कुआवे को सच्ची गवाही देने तथा सरकारी गवाह बनने का ऑफर दिया जाता है। इसके बदले उन्हें कम से कम सजा देने का ऑफर दिया जाता है और ये दोनों सरकारी गवाह बन जाते हैं। सुनवाई के बाद टैक्सी ड्राइवर जोला टैंगो को दिसंबर 2010 में 18 साल की जेल की सजा सुनाई जाती है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि तब से ये टैक्सी ड्राइवर जेल में ही था, लेकिन हाल ही में 21 जून 2022 को टैक्सी ड्राइवर फिलहाल पेरोल पर जेल से बाहर आ गया है। अन्नी दीवानी की अपहरण में शामिल शिबामा डोडा कुआवे को अगस्त 2012 में 25 साल की सजा सुनाई जाती है। ये भी अभी जेल में है। कोर्ट ट्रायल में ये साबित हो जाता है कि अन्नी दीवानी पर गोली ओलिले नहीं चलाई थी, इसीलिए उसे नवंबर 2012 में उम्र कैद की सजा मिल जाती है और ये भी जेल में ही है। इस पूरे मामले में टैक्सी ड्राइवर तथा कॉन्ट्रैक्ट किलर को आपस में मिलवाने वाले होटल रिसेप्शनिस्ट मोंडे बोलम्बो को बाइज्जत बरी कर दिया जाता है, क्योंकि इस हत्याकांड में इसने उन दोनों को मिलाने के अलावा कुछ भी नहीं किया था और ये प्लान का हिस्सा भी नहीं था। दक्षिण अफ्रीका में मौजूद अन्नी दीवानी के सभी गुनहगारों को तो सजा मिल गई थी, मगर पुलिस की नजर में इन सब में से जो असल गुनहगार था वो अभी बचा हुआ था। इसलिए अब दक्षिण अफ्रीका पुलिस ब्रिटेन के कोर्ट में अपील दायर करती है और श्रियन को पीड़ित्यपन के जरिए ब्रिटेन से साउथ अफ्रीका ले जाने की इजाजत मांगती है। लंबी कानूनी लड़ाई के बाद जब दक्षिण अफ्रीका पुलिस द्वारा सारे सबूत, गुनाहों के बयान और सीसीटीवी फुटेज ब्रिटेन के कोर्ट में पेश किए जाते हैं तो आखिरकार 4 साल बाद मार्च 2014 में श्रियन दीवानी को ब्रिटेन कोर्ट द्वारा दक्षिण अफ्रीका ले जाने की इजाजत मिल जाती है। ये साउथ अफ्रीका पुलिस के लिए बहुत बड़ी जीत थी। कोर्ट की इजाजत के बाद 7 अप्रैल 2014 को श्रियन दीवानी साउथ अफ्रीका आता है और उसे साउथ अफ्रीका आते ही एयरपोर्ट पर ही अपनी पत्नी अन्नी दीवानी की हत्या के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया जाता है। इसके बाद 6 अक्टूबर 2014 को श्रियन दीवानी को कोर्ट में पेश किया जाता है। दक्षिण अफ्रीका पुलिस ने इस पूरे मामले में हत्या का मोटिव श्रियन दीवानी के गे होने को बनाया था।
पुलिस कोर्ट में श्रेयन दीवानी के गे पार्टनर को भी बतौर गवाह पेश करती है, लेकिन पहली सुनवाई में श्रेयन दीवानी खुद ही ये कबूल कर लेता है कि वो एक बाइसेक्सुअल है, यानी उसे मर्दों के साथ में रिश्ते बनाना पसंद है और महिलाओं के साथ भी। इस तरह एक ही झटके में दक्षिण अफ्रीका पुलिस का केस काफी कमजोर हो जाता है। सरकारी वकील इस मामले में फिर हत्या के किसी दूसरे मोटिव को तलाश नहीं कर पाते हैं। इसके अलावा गवाहों को छोड़ दे तो श्रेयन दीवानी के खिलाफ किसी तरह का भी फिजिकल एविडेंस नहीं मिलता है। श्रेयन दीवानी के खिलाफ टैक्सी ड्राइवर की भी गवाही दिलवाई जाती है। इस पर श्रेयन दीवानी कहता है कि टैक्सी ड्राइवर को उसने वो लिफाफा अपनी पत्नी अन्नी दीवानी के लिए सरप्राइज हेलीकॉप्टर राइड बुक करने के लिए दिया था। इस तरह पुलिस का ये एंगल भी कोर्ट में खारिज हो जाता है। इस पूरे मामले में जोला टैंगो शुरू से लेकर आखिरी तक पूरी कहानी बताता है और श्रेयन दीवानी के खिलाफ कोर्ट में गवाही देता है, लेकिन कोर्ट द्वारा जोला टैंगो की गवाही को ये कहते हुए खारिज कर दिया जाता है कि इसके बयान में काफी झूठ है। सब कुछ एक झटके में दक्षिण अफ्रीका पुलिस के हाथ से निकल जाता है। सरकारी वकील अन्नी दीवानी के कत्ल और श्रेयन दीवानी के बीच कोई सीधा रिश्ता कोर्ट में साबित नहीं कर पाते हैं। इसलिए कोर्ट द्वारा श्रेयन दीवानी को अपनी पत्नी अन्नी दीवानी की हत्या के आरोप से बाइज्जत बरी कर दिया जाता है। इसके तुरंत बाद श्रेयन दीवानी दक्षिण अफ्रीका से ब्रिटेन वापस आ जाता है। ब्रिटेन वापसी पर अन्नी दीवानी के माता पिता श्रेयन दीवानी पर फिर से ये केस चलाने की इजाजत मांगते हैं, लेकिन ब्रिटेन कोर्ट ये कहते हुए साफ इनकार कर देता है कि साउथ अफ्रीका पुलिस ने ऑलरेडी सभी मामलों की जांच कर ली है और उन सभी में श्रेयन दीवानी को बेगुनाह पाया गया है, इसलिए ब्रिटेन में इस केस पर चलाने का कोई मतलब नहीं है। इस तरह गवाह और कुछ सबूत होने के बावजूद श्रेयन दीवानी अपनी पत्नी अन्नी दीवानी की हत्या के जुर्म से बाइज्जत बरी होकर आज चैन की जिंदगी गुजार रहा है। दक्षिण अफ्रीका कोर्ट द्वारा श्रेयन दीवानी को बाइज्जत बरी करने के फैसले की काफी आलोचना हुई थी। इस मामले की सुनवाई जज ट्रेवर्सो कर रही थी। इन पर कुछ आला अधिकारियों ने पैसे लेकर श्रेयन दीवानी के फेवर में फैसला देने का आरोप लगाया। इस पर जांच कमेटी बैठाई गई, लेकिन कुछ महीने बाद जज ट्रेवर्सो से घूस लेने के आरोप को खारिज कर दिया गया। वैसे ये भी कहा जाता है कि श्रेयन दीवानी अक्सर दक्षिण अफ्रीका जाया करता था और उसकी वहां अच्छी खासी जान पहचान थी, इसीलिए काफी हद तक संभव है कि उसने जज को घूस देकर फैसला बदलवा लिया था और जांच में जज को इसलिए बाइज्जत बरी कर दिया गया क्योंकि अगर उसे गुनहगार साबित किया जाता तो इसे दक्षिण अफ्रीका की पूरी दुनिया में नाक कट जाती। इसलिए शायद दक्षिण अफ्रीका ने अपनी इज्जत बचाने के लिए इंसाफ का गला घोंट दिया। दोस्तों, आपकी नजर में श्रेयन दीवानी का हाथ अपनी पत्नी अन्नी दीवानी की हत्या में था या नहीं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करते हुए शेयर भी करें। ऐसे ही दूसरी कहानियों के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी